आपको बताएं कि बिजली धागे की कीमतें बढ़ने से पावरलूम मालिकान की जानिब से पावरलूम्स की हड़ताल करते हुए सेल बंद कर दी गई है। पावरलूम मालिकान कहते हैं कि बिजली के बढ़ते कीमतों और धागे की कीमत में इजाफे की वजह से हम कारोबार नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं कि बिजली और धागे की बढ़ती कीमतें पावरलूम मालिकान ने पावरलूम की हड़ताल कर दी है और पावरलूम की हड़ताल करते हुए सेल बंद कर दी गई है। मार्केट में कपड़े न देने का फैसला, बिजली और धागे की बढ़ती कीमतों के बायस कारोबार नहीं कर सकते हैं। पावरलूम मालिकान की जानिब से कहा गया कि हम नुकसान उठाकर सेल नहीं कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फसील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसील अहमद, बताइएगा, पावरलूम मालिकान की जानिब से हड़ताल कर दी गई है। आपको बताएं कि बिजली धागे की कीमतें बढ़ने से पावरलूम मालिकान की जानिब से पावरलूम की हड़ताल करते हुए सेल बंद कर दी गई है। पावरलूम मालिकान कहते हैं कि बिजली की बढ़ती कीमतों और धागे की कीमत में इजाफे की वजह से हम कारोबार नहीं कर सकते हैं, जबकि बिजली और धागे की बढ़ती कीमतें इस वक्त हमारे कारोबार को ठप करने के बाद अब हमें रोजगार के मौके तलाश करवाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। जबकि इस वक्त मार्केट में कपड़े ना होने का बायस इस वक्त सबसे बड़ी वजह बिजली और धागे की बढ़ती कीमतें हैं। और पावरलूम मालिकान की जानिब से कहा गया कि हम नुकसान उठाकर सेल नहीं कर सकते हैं और हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी तो एहतजाज करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि पावरलूम मालिकान की जानिब से इस वक्त हड़ताल की गई है और हड़ताल करते हुए पावरलूम्स को बंद कर दिया गया है, सेल भी बंद कर दी गई है। पावरलूम मालिकान कहते हैं कि बिजली की बढ़ती कीमतें और धागे की कीमत में इजाफे की वजह से हम कारोबार नहीं कर सकते हैं। राब्ता बहाल हो चुका, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फसील अहमद। जी फसील, बताइएगा, पावरलूम मालिकान की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पावरलूम मालिकान की जानिब से अब मुकम्मल तौर पर सेल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर पावरलूम मालिकान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। इसके बाद धागे की कीमतें जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से 20 से 30% जो नुकसान है वो पावरलूम मालिकान को उठाना पड़ रहा है। अगर कपड़ा जो है वो 1 मीटर पावरलूम मालिकान को 20 रुपए में पड़ता है तो मार्केट के अंदर उसकी कीमत 8 से 10 रुपए फी मीटर है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला नुकसान है वो पावरलूम मालिकान को हो रहा है। और इसके साथ साथ ही जो बिजली की कीमतें हैं वो भी दूसरी इंडस्ट्री की निस्बत पावरलूम इंडस्ट्री को ज्यादा फी यूनिट जो है वो महंगा दिया जा रहा है। 25 से 26 रुपए फी यूनिट बिजली जो है वो पावरलूम फैक्ट्री को दी जा रही है। इसके बाद जो धागा है उसकी रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ने की वजह से भी जो पावरलूम मालिकान है उनको परेशानी का सामना है। जो मालिकान है उनकी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबात ना माने गए, धागा और बिजली की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया, तो ना सिर्फ वो मुकम्मल तौर पर फैक्ट्रियां बंद कर देंगे बल्कि जो एहतजाज हैं वो भी करेंगे। और हो सकता है कि जो पीडीएम के एहतजाज होंगे उसमें भी वो शिरकत इख्तियार कर सकते हैं। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम चौधरी नवाज की जानिब से ये कहा गया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो मुकम्मल तौर पर फैक्ट्रियां भी बंद होंगी, जिससे फैसलाबाद के अंदर लाखों मजदूर जो हैं वो बेरोजगार होंगे। महंगाई पहले ही इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल है, और जब तमाम तर मजदूर बेरोजगार होंगे तो उसकी वजह से जो एक और हलचल है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे, वरना तमाम पावरलूम मालिकान जो हैं वो एहतजाज की तरफ निकलेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा फसील अहमद, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पावरलूम मालिकान हड़ताल किए हुए हैं, क्या ये आज के रोज के लिए हड़ताल है या फिर इसको मजीद तवील किया जाएगा पावरलूम मालिकान की जानिब से? देखिए, ये हड़ताल जो मालिकान की जानिब से की गई है इसका गैर एलानिया हड़ताल है। कोई ये नहीं बताया गया कि 2 दिन के लिए है, 1 दिन के लिए है, लेकिन मालिकान का ये मौक़िफ़ है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो मुकम्मल तौर पर फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होंगी, कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। पहले इससे कबल जो मालिकान है, पावरलूम मालिकान है, एसोसिएशन है, उन्होंने फैसला ये किया था कि हफ्ते में 2 रोज वो फैक्ट्रियां बंद रखेंगे और 4 रोज जो है वो काम जारी रहेगा। उससे जो मालिकान है उनका कहना है कि हमें ज्यादा नुकसान हुआ और जो हमारी लेबर है उसका भी रोजगार मुतासर हुआ। ठीक है फसील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी नवाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी नवाज साहब, पावरलूम मालिकान की जानिब से इस वक्त हड़ताल की गई है, क्या कहेंगे आप इस वक्त, क्योंकि अब तो अवाम जो है वो काफी ज्यादा पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और मजीद बेरोजगारी के खदशा है? जी अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू जी। 41 ने हमेशा ही हमारा मौक़िफ़ अक़वाम बाला तक पहुँचाया। ये बड़ा एक
इशू था। पिछले 3 माह से धागे की कीमतें मतलब रोकी नहीं थी गई थी और कपड़े की कीमतें वहाँ स्टेबल थी। तो वो ये बिल्कुल हमने पहले 2 दिन बंद की। अब जो हालात हैं उसकी वजह से हमने अपनी सेल बंद की है। लेकिन अगर इस तरह भी मसला हल ना हुआ तो हम फिर मजबूर होंगे कि जो अभी एक एहतियात की लहर पूरे मुल्क में चल रही है तो उसमें भी शामिल हो जाएं। हमने सिर्फ पिछले जो 2-3 महीने गुजारे हैं हर फैक्ट्री ने नुकसान किया है, हर इंडस्ट्रीज ने नुकसान किया है, लेकिन हम अपनी लेबर को और अपने काम को बंद नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जो हालात आए हैं, अब नुकसान इतना ज्यादा होना शुरू हो गया है कि हमने अपनी सेल बंद की है। इसके अगला लाया अमल हम देखेंगे कि हम एहतियात में भी शामिल होंगे और फैक्ट्रियां मुश्किल तौर पर भी तालाबंदी लगा दें। अच्छा साहब, अभी क्योंकि सेल भी आपने बंद कर दी, हड़ताल पर भी हैं, तो क्या ये हड़ताल जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है या फिर आज के दिन के लिए है? लेकिन हड़ताल नहीं अभी हमने की, अभी तो हमने सेल बंद की है। फिर ड्यू टू कि एक चीज बारे में नहीं है, 15 से 20% हमें नुकसान हो रहा है हर वैरायटी में। तो मतलब बंदा कितनी देर तक, और जो पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है। अब अभी हमने सेल 11 महीना मुद्दत के लिए बंद की है लोकल में, और एक्सपोर्ट में तो लोगों के ऑर्डर हैं वो तो चल रहा है वो थोड़ा बहुत काम। लेकिन लोकल में हमने टोटली अपनी सारी इंडस्ट्री, वैसे ही लोगों ने मेरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। फजील अहमद, आपका भी शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, गोश्त, हर चीज महंगी हो गई। महंगाई ने यहां पर गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। जहां पर महंगाई से तंग 18,000 की आवाम के क्या तासुरात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब बिल्कुल कुछ काम कर नहीं सकता। गरीब को मजदूरी 600 रुपए मिलती है और 2200 रुपए उसका घर का राशन का बिल बन जाता है। मुझे यह बताएं कि सब्जियों के क्या रेट है। इन सब्जियों के रेटों ने, इन दालों के रेटों ने खुदा की कसम गरीबों का जीना हराम कर दिया है। गरीब बिल्कुल तीन वक्त की रोटी एक वक्त के लिए खाते हैं। ना कोई सुनता है ना कोई सुनता है, बस जो दुकानदार की भी मर्जी आए वो करता है, इन्हों को पूछने वाला कोई नहीं। आटा मांगा है तो मुल्क के अंदर इसने तबाही कर दी थी। मेहरबानी करे, मेहरबानी करके। चिनौट में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। बिजली की बंदिश से कारोबारी और घरेलू मामलात मुतासिर हैं, जबकि बिजली क्यों बंद है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि अभी तक मालूम नहीं हो सका। चिनौट में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है और बिजली की बंदिश से कारोबारी और घरेलू मामलात मुतासिर हैं। बिजली की बंदिश से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मजीद जाने के वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा बिजली क्यों बंद है? जी, चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 8 बजे से बिजली बंद है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ घरेलू मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं। घरों में बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत भी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के मुख्तलिफ जो मामलात हैं मुतासिर हो रहे हैं। अब बाज़ारों में और इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी बिजली की बंदिश से लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। और ख़ास तौर पर आज सुबह 8 बजे से जिन इलाकों में बिजली बंद है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर मेंटेनेंस की वजह से बिजली को बंद किया गया है। ताहम लोगों का ये कहना है कि हर दूसरे तीसरे दिन आकर ये बिजली को कई घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके लिए ये पहले प्लान दिया जाए ताकि लोग उसके मुतबादल तौर पर कोई मजीद। बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं कातिल मच्छर की। डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 10 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो चुके। फैसलाबाद में 7 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 139 हो गई। जंग में मजीद 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। जंग में रवा साल 52 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो चुके। चिनौट में डेंगू से 1 मरीज मुतासिर है। डेंगू के वार जारी और डिवीजन में मजीद 10 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। फैसलाबाद में 7 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 139 हो गई। जंग में मजीद 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। जंग में रवा साल 52 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो चुके। चिनौट में डेंगू से 1 मरीज मुतासिर हुआ है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि डेंगू वायरस के वार जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है आजादार हुसैन। जी आजादार हुसैन, बताइएगा डेंगू के वार जारी हैं, अभी तक कितने मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पे डेंगू के हमले जारी हैं। फैसलाबाद अलाइड डीएचओ जो है वो डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासर मरीजों में शाहिद, कैसर, नुमान और मोहम्मद शामिल है। ये 5 मरीज हैं वो अलाइड में डीएचओ अस्पताल में तस्दीक हुई है। इस तरह रवा साल डेंगू से मुतासर है वो 139 हो गई है, जो कि फैसलाबाद अलाइड और आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आपको बताएं कि जामपुर में पटवारी की खुदकुशी का मामला और तहसीलालियों के तमाम पटवारियों की जानिब से हड़ताली कैंप जारी कर दिया गया है। काम लो जान ना लो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। असमत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी असमत बलोच, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जामपुर में पटवारी की खुदकुशी के खिलाफ तहसील लालिया के जितने भी पटवारी हैं उन्होंने पटवार खाने के अंदर जो तहसील ऑफिस के अंदर पटवार खाना बनाया गया, यहाँ पर जो हड़ताली कैंप है वो लगाया हुआ है और यहाँ पर तहसील भर के जितने भी पटवारी हैं उन्होंने हड़ताली कैंप लगाया और यहाँ पर कलम छोड़ जो हड़ताल है वो की हुई है। और यहाँ पर जो अंजुमन पटवारियान के सदर मियाँ अफजाल और इन्हीं के साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी है मियाँ मंजूर अहमद पटवारी, उनके जेर सरबराही ये जो हो रहा है हड़ताली कैंप लगाया गया। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि कब से ये आपकी हड़ताल शुरू है और क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मत भाई साहब, से पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे कैंप में तशरीफ़ लाए और हमारी इस हड़ताल को ऊपर तक आप ले जाएंगे। ये हमने जो हड़ताल की है ये आज हमारा दूसरा रोज़ है और ये पंजाब की क़यादत के कहने पे हमने की है। जो हमारे साथ जामपुर में हमारे पटवारी के साथ ज़्यादती हुई है उस सिलसिले में ये एहतजाज जारी है और जब तक उसके ज़िम्मेदारान को सज़ा नहीं दी जाती या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती उस वक्त तक हमारा जो है वो एहतजाज जारी रहेगा। जो भी हमें पंजाब क़यादत हुक्म देगी हम उसके पाबंद रहेंगे। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि पंजाब क़यादत के कहने पर जो पटवारियान की ये जो हड़ताल है और एहतजाज है वो जारी है और आज भी लालिया के अंदर दूसरा रोज़ है इस एहतजाज को हड़ताली कैंप लगाया गया है। तो दूसरी तरफ जो साइलिन हैं वो काम बंद होने की वजह से वो भी परेशानी का शिकार है और यहाँ पर मुतालबा किया जा रहा है कि जामपुर में जो पटवारी ने खुदकुशी की है उसके जो ठीक है, बहुत शुक्रिया असमत बलोच, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं जंग सिटी के वाहिद गर्ल्स कॉलेज के करीब कूड़े के ढेर लग गए। कूड़े के ढेर से ताफुन फैलने लगा। गंदगी को ठिकाने लगाना म्यूनिसिपल कमेटी के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। शहरियों ने कूड़े को शहर से बाहर फेंकने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलदियाती इदारे बहाल हो चुके हैं, चेयरमैन ने चार्ज संभाल लिया है और शहरियों ने उम्मीदें लगाई हैं कि बलदियाती नुमाइंदे उनके मसाइल हल करेंगे। अब बलदियाती जो नुमाइंदे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज झंग में जो है वो सीवरेज और सफाई के मसाइल को हल करना है। झंग सिटी गर्ल्स कॉलेज के बाहर गंदगी के ढेर लगे हैं और इन गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाना म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शेख नवाज अकरम के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2 से 3 सालों से यहाँ पर गंदगी के ढेरों में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इन कॉलेजों में जो ज़ेर तलीम तालबात हैं, स्टाफ है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जा रही हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे तालबात से। आप लोग बताइएगा कि यहाँ से गुजर रही हैं, आप इधर आ जाए, कि किस किस्म की परेशानी का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे बहुत गंदगी है जिसकी वजह से हम यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो ये साफ़ कर दिया जाए, ये हमारे स्कूल को आप बताएं कि कब से गंदगी है, आप लोग यहाँ पढ़ किस तरह रहे? ताफुन फैला हुआ था काफी सारा। हमारे यहाँ पे 4था साल है इस कॉलेज में, हम आ रहे हैं, शुरू से यही गंदगी है। हम बार बार कह चुके हैं कि ये गंदगी ख़त्म की जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल भी ये गंदगी ख़त्म नहीं हो रही और जब तूफ़ान या आंधी वगैरह आती है तो ये सारे रैपर्स कॉलेज में जाते हैं और वैसे भी हर टाइम इसकी स्मेल होती है और जब कुर्बानियाँ वगैरह होती हैं तो लोग अपनी गाय का जो होता है गंदा गोश्त वगैरह सब कुछ इधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्मेल होती है, अंदर बिल्कुल नहीं बैठा जाता, बच्चे बीमार होते हैं। बिल्कुल, ताफून के बायस सांस लेना खासा मुहाल हो चुका है, तालबात खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो स्टाफ है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बताइएगा, इतना ताफून है, आप लोग किस तरह पढ़ किस तरह रहे हैं, बैठते किस तरह, और पूरी गंदगी हमें फैली हुई, कितना अरसा हो गया यहाँ पे? यहाँ में आए 4 साल हो गए, बहुत ही गंदगियाँ, बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और बहुत ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। और वैसे तो हमारा कॉलेज बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस गंदगी की वजह से हमारे पूरे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो रही है और हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया भी हमारे कॉलेज में ही ऐड कर दी जाए ताकि हम अपने कॉलेज के हिसाब से इसे मेनटेन रख सकें। जी बिल्कुल, अच्छी तजवीज़ सामने आई है कि अगर इस एरिया को इस कॉलेज में अगर शामिल कर दिया जाए तो बिलाशुबा यहाँ पर जो सफाई की हालत बेहतर हो सकती है। आप बताइएगा क्या मुतालबा करना चाहेंगी? अभी नए बल्दिया के चेयरमैन भी आए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि वो आपके ये मसाइल हल करेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमारे इन मसाइल को हल करेंगे और ये जो यहाँ पे जो सारा कूड़ा वगैरह है उसको साफ़ करके ये हमारे कॉलेज का हिस्सा बन जाएगा। और जैसे यहाँ पर छुट्टी होती है, लड़कियाँ अकेली ना ही तो घर जा सकती हैं ना ही आ सकती हैं और ट्रैफिक का इतना होता है कि लड़कियाँ यहाँ से आराम से गुजर भी नहीं सकती, यहाँ से आराम से गुजरा भी नहीं जाता। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करते हैं टोबा टेक सिंह का, जहां की फिजा हर जहर आलूद होने के साथ साथ इस वक्त आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। फिजा में आलूदगी की शरह 122 तक पहुंची हुई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। जी तैयब, बताइएगा। टोबा टेक सिंह की फिजा इस वक्त आलूदा होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो तमाम फसलें जो इस वक्त अपनी काश्त मुकम्मल कर चुकी हैं और बर्दाश्त हो रही हैं,
किसानों ने उनकी बाकियात को कहीं कहीं आग लगाना शुरू कर दी है। जबकि अगर हम बात करते हैं भट्टों की, तो भट्टे भी तमाम के तमाम ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन भट्टा मालिकान उसका जो फ़ैन है वो नहीं चलाती, जिसकी वजह से भट्टे जो हैं वो काला धुआं छोड़ने में मसरूफ़ हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर अक्टूबर टैक्सिंग 122 की शरह के हिसाब से उसकी जो फ़ज़ा है वो आलूदा हो चुकी है और ये सेंसिटिव ग्रुप के लिए इस वक्त ख़तरनाक हो चुकी है। सेंसिटिव ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सेंसिटिव ग्रुप के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जिनको टीबी, लंग्स का इन्फेक्शन या उनको सांस की बीमारी या COPD जिनको होती है, वो तमाम के तमाम लोग इसके अंदर शामिल होते हैं और उनको इस वक्त सांस लेने में काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि वो तमाम लोग जो कि नॉर्मल हैं और उनको COPD के हवाले से किसी किस्म सीने की किसी भी किस्म की बीमारी उनको नहीं है, लेकिन वो भी इस पर काफ़ी मुतासर हो सकते हैं कि उनको एलर्जी हो सकती है, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद महकमे में सेहत शहरियों को सेहत की सहूलियत फराहम करने में नाकाम है। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की माह सितंबर की जारी करदा रिपोर्ट ने भांडाफोड़ दिया है। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं असादार हुसैन। जी असादार हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट महकमा सेहत की जो जारी की गई है और इसमें फैसलाबाद के हल से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में डेंगी, इसके साथ साथ पोलियो और कोरोना के हवाले से जो इंतजामात हो रहे हैं उन्हें नाकस करार दिया गया और बेहतरी लाने के हवाले से हदायत की गई। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डिवीजन फैसलाबाद जो कि जंक्शन अक्टूबर फैसलाबाद का निज़ाम देख रहे हैं सेहत के हवाले से, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी सर, तनासब तो आपके सामने है, 35% डेंगू के हॉट स्पॉट हैं जिन पे काम नहीं हो सका, चेक नहीं हो सके। इसके साथ साथ पोलियो के जो हैं वो कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जो कि कतरे पीने से महरूम थे, 90% उसका तनासब रहा है। और इसी तरह कोरोना का जो तनासब है 68% है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 हॉट इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त पूरे मुल्क में, पंजाब में भी और फैसलाबाद डिवीजन में भी ऐसे ही है। इसमें जो डेंगू के हवाले से है वो हमने तो डेली इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस टीम मुकर्रर की हुई हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। कुछ जो वर्कर्स हमारे फेक रिपोर्ट्स भेजते थे उनको हमने फारग किया है और मॉनिटरिंग हमने टाइट कर दी हुई है और मज़ीद इसको विजिलेंटली इसको देख रहे हैं ताकि इसमें जो कमी कोताही है वो भी पूरी करे और जो आगे से भी कोई ऐसा मसला ना पेश हो। लेकिन ये है कि हमारा जो अभी जो डेंगू के हवाले से जो हमारे पास पेशेंट हैं इस वक्त आज की डेट में, जो एडमिटेड पेशेंट हैं फैसलाबाद डिवीज़न में वो 51 हैं और जो डेंगू के कन्फर्म्ड पेशेंट्स हैं वो हैं 125। जबकि इसी तनासब से आप लाहौर में देखें तो 6000 से ऊपर चले गए हुए हैं, पिंडी में भी 2000 से ऊपर हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन ये भी है कि इसमें कमी कोताही तो ज़रूर हो जाती है, ह्यूमन एरर आता है, कोई नेग्लिजेंस भी कर लेते हैं वर्कर्स। लेकिन जो पेशेंट को देखें जो इस वक्त मौजूद हैं डिवीज़न में, जो एडमिटेड हैं और जो कन्फर्म पेशेंट हैं उनकी तादाद बाकी डिस्ट्रिक्ट की निस्बत काफ़ी कम है। इसका मतलब हमारी जो सर्विलेंस एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं तो बाकी जो कमी कोताही है हम उसको मज़ीद विजिलेंटली देखेंगे और उसको कमी कोताही को पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोरोना और कोरोना तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जाली मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट से अब जान छूट जाएगी। महकमे सेहत ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोर्टल फाल करवा दिया है। तमाम इंदराज अब ऑनलाइन होगा, कोई तब्दीली नहीं की जा सकेगी। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अबू तुराब तुराबी। जी अबू तुराब, आगाह कीजिएगा इस पोर्टल के बारे। जी बिल्कुल, देखें लड़ाई झगड़े और दीगर जो वाक़यात होते हैं उनमें ज़ख्मी और मजरूब होने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है कि अब उनके जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स हैं उनमें शफाफियत लाने के लिए हुकूमत की जानिब से THQ अस्पताल 18 हज़ारी में भी MLC पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया। MLC पोर्टल को हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ाल करवा दिया गया ताकि जो MLC की जितना भी अंदराज होगा वो ऑनलाइन अंदराज होगा और इसके साथ साथ थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर की जो सहूलत है वो भी यहाँ पर रखी गई है। MLC में पहले तरमीम रद्दोबदल हो जाती थी। MLC के तरमीम की वजह से MLC में तब्दीली की वजह से जो मजरूब अफराद थे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुकदमात में, पुलिस मुकदमात में उनको खासी परेशानी और दुश्वारी का सामना होता था। लेकिन अब MLC का तमाम तर रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। इसके मजीद क्या क्या मकासद हैं बात कर लेते हैं। मेरे साथ IT सेक्शन के स्पेशलिस्ट
مظفر سعید موجود ہیں. مظفر صاحب بتائیے گا اس کا آخرکار مقصد کیا ہے اور یہ انیشیٹو کس طریقے سے؟ السلام علیکم جی. الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں یہ اب سٹارٹ ہوا ہے MLC کا جو ہے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کا سسٹم کمپیوٹرائز کروا دیا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ عوام کا فائدہ ہے. جو سرٹیفکیٹ وغیرہ جو MLC کا بنتا ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ کا کوئی شکوک و شبہات ہے تو وہ اب ختم ہو گیا سسٹم. تو انشاءاللہ یہ ایک شفاف طریقہ ہے اور اس کے لیے اس کا عوام کو بہت بڑا فائدہ ہے. الحمدللہ عوام کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ ابو تراب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنگ سمیت دیگر اضلاع میں ضلعی اوورسیز کمیشن کے دفاتر میں سمندر پار پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی ریونیو ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اویس خان. جی اویس، بتائیے گا یہ کب تک ممکن ہو سکے گا؟ میں دیگر اضلاع میں اوورسیز پاکستان کمیشنز کی جانب سے ضلعی دفاتر میں ریونیو ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ تمام ریونیو افسران جو ہیں اور اسے کو اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں. ریونیو ڈیسک کے قیام سے اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز جو ہے موقع پر حل کرنے کے حوالے سے بڑی حد تک مدد مل سکے گی. جبکہ اگر بات کی جائے جنگ میں، تو جنگ کے تھانوں کے اندر موجود درخواستوں کو جلد حل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستان کمیشن کی جانب سے DPO جنگ کو خصوصی درخواست کی گئی، جس کی بنا پر DSP لیگل کو جو ہے اوورسیز پاکستان کمیشنز کے کیسز کے لیے جو ہے فوکل پرسن بنا دیا گیا ہے. سر سے چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن ماہر اجاز خانوانہ کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستان کمیشن کے قیام سے جو ہے وہ شہریوں کے مسائل کو حل کرنے میں بڑی حد تک مدد ملی ہے. جبکہ حکومت پنجاب اور خصوصی طور پر وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے ریونیو ٹیکس بھی قائم کیا جائے گا. جبکہ قانونی طور پر مسائل حل کرنے کے حوالے سے پولیس کی مدد. ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے سربراہ وقاص احمد حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے ہیں. وارڈن وقاص احمد کی نماز جنازہ بعد از نماز مغرب ادا کی جائے گی. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مرحوم وقاص احمد کی عمر 36 سال تھی. وقاص احمد نے سوگواران میں والدہ، بیوہ اور 2 بچوں کو چھوڑا ہے. افسوسناک خبر ہے، ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے سربراہ وقاص احمد حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے. وارڈن وقاص احمد کی نماز جنازہ بعد از نماز مغرب ہمت پورہ قبرستان میں ادا کی جائے گی. مگر مرحوم وقاص احمد کی عمر 36 سال تھی. وقاص احمد نے سوگواران میں والدہ، بیوہ اور 2 بچوں کو چھوڑا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے بلدیاتی نمائندگان بحال کر دیے گئے. وائس چیئرمین بلدیہ چودھری محمد محمود الحسن جٹ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. میونسپل کمیٹی میں شاندار استقبال کیا گیا ہے. کونسلرز نے بھی شرکت کی. مزید جانیں گے رضوان خان سے. جی رضوان خان، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل حکومت پنجاب کی جانب سے بلدیاتی نمائندگان کو بحال کیے جانے کے بعد وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چودھری محمود الحسن جٹ آج کونسلرز کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں. اب ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. بات بھی کریں گے. جو سب بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے. حکومت پنجاب کی جانب سے آپ کو بحال کر دیا گیا ہے. حکومت پنجاب کی طرف سے کہ بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے، کیونکہ بلدیاتی ادارے توڑ دیے گئے تھے. اس کی وجہ سے جو لوگوں کے کام تھے بلدیاتی وہ رکے ہوئے تھے. ہم انشاءاللہ 2 مہینے میں اپنی کوشش کر کے ان کاموں کو سارا کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کریں گے. اس کے علاوہ جس طرح شہریوں نے میرا جوش و خروش اور وہاں قبول کیا ہے، اس کی مثال ارد گرد کی میونسپلٹی میں نہیں ملتی. ان سب لوگوں کا ہم بہت شکریہ سب لوگ کا. السلام علیکم. جی بالکل، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ PTI کونسلرز کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں تو میونسپل انتظامیہ سمیت جو ہے دیگر کی جانب سے یہاں پر ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا. پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے. بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پنجاب حکومت نے فیصل آباد کے 10 اسکولوں کو سپورٹس پروگرام کے لیے منتخب کر لیا ہے. اسکولوں میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے سامان اور سہولیات فراہم کی جائیں گی. اسی حوالے سے مزید جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا یہ سامان کب تک مہیا کر دیا جائے گا؟ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے سرکاری سکولز میں کھیلوں کو فروغ دینے کا پلان بنایا گیا ہے اور اس حوالے سے فیصل آباد کے 10 سکولز کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں پہلے سے موجود سہولیات کا ڈیٹا جو ہے وہ مانگا گیا ہے کہ کون کون سی سپورٹس گراؤنڈز وہاں پر فیسلٹیز وہاں پر موجود ہیں، جس میں بالخصوص کرکٹ کے حوالے سے، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کے حوالے سے معلومات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں، تاکہ ایسے سکول جہاں پر گراؤنڈ تو ہیں لیکن وہاں پر سپورٹس کی کٹس موجود نہیں ہیں، سہولیات موجود نہیں ہیں، وہاں پر فنڈنگ فراہم کر کے
जो उनकी ज़रूरियात हैं स्पोर्ट्स की वो पूरी की जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद भी इन 10 स्कूल्स में शामिल है और फैसलाबाद के 10 स्कूल्स में बाकी जो स्कूल्स हैं उनमें भी इसी तरह से डाटा मांगा गया है। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से कि 10 स्कूल्स को एटलीस्ट सिलेक्ट किया गया है स्पोर्ट्स के प्रमोशन के हवाले से और वहाँ पर तमाम सहूलियात जो हैं फराहम की जाएंगी। क्या कहते हैं इस हवाले से? हाल ही में पंजाब की तरफ से सेंट्रल पंजाब क्रिकेट चैंपियनशिप भी करवाई गई, अब बाकी खेलों की फ़रोग के हवाले से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ही खुश आइंद एक इकदाम है हुकूमत की तरफ से कि बच्चों को जो है ना ये, क्योंकि ये जो हमारी सरगर्मियाँ ना ये जिनको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, एक्चुअली ये हमारी निसाब के पैरेलल चलती हैं। जब तक बच्चा ग्राउंड में नहीं जाएगा वो सही तरह से पढ़ भी नहीं सकेगा। अगर ग्राउंड में जाएगा, फ्रेश होगा, उसका माइंड जो है वो ज़्यादा वर्किंग में आएगा और वो एजुकेशन भी ज़्यादा सीखेगा। तो ये हुकूमत पंजाब ने और स्पेशली जो हुकूमत पाकिस्तान है वो काफ़ी यानी कि ये स्पोर्ट्स के हवाले से जो है ना वो इक़दाम कर रही है। ये अभी हमारे ये पिछले लास्ट वीक में हमारे जो है वो सेंट्रल पंजाब में जो क्रिकेट की जो है ना एक मूव चलाई थी उन्होंने, जिसमें हमारा स्कूल भी शामिल था। हम फैसलाबाद में रनर अप रहे हैं। एक्चुअली ये है कि वो जो हमारे पास ग्राउंड तो मौजूद हैं लेकिन उस लेवल की जो सहूलतें नहीं है। अब मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब जो है हमें फैसिलिटेट करना चाह रही है। उसमें 10 स्कूल जो है वो मुंतखब किए हैं फैसलाबाद के, हमारा स्कूल भी उसमें शामिल है। और हमारी जो ग्राउंड है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारे 4 जो वर्ल्ड चैंपियन हैं वो इसी स्कूल से तल्लक रखते हैं हॉकी के, और यहीं से वो सीख के गए हैं, यहीं से जो है वो प्लेयर बने हैं, यहीं से वो नर्सरी के तौर पे तैयार हुए थे और फिर उन्होंने वर्ल्ड में पूरी दुनिया में नाम कमाया, जिसमें शहबाज सीनियर थे, अख्तर रसूल साहब थे और फिर खालिद साहब थे, राजा खालिद। ये तीनों जो हैं ये कैप्टन रहे हैं हमारी हॉकी टीम के। और फिर इसी तरह से एक कर्नल दारा साहब, वो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं इस स्कूल के। तो उस वक्त इन्हीं ग्राउंड में खेला करते हैं, लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो बदल गया, अब आस्ट्रो टफ पे लोग खेलते हैं, इंटरनेशनली मैच जो है उसी के ऊपर होते हैं। अब सहूलतें मेरा ख्याल है कि हुकूमत पंजाब हमें जिस तरह से प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर अगर इन स्कूल्स को सहूलियात फराहम की जाएंगी तो यकीनी तौर पर दोबारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स में बहुत आगे आएगा, जिस तरह माजी में हमारे कौमी खेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद डीजी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के वाज़ेह अहकाम के बावजूद भी फर्द और इंतकाल में गलतियों की बर वक्त दुरुस्तगी के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सका है। साइलिन की बड़ी तादाद कागजात हाथ में पकड़े तरबतर फिरने पर मजबूर है। बात करेंगे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या क्या इशूज इस वक्त फेस करना पड़ रहे हैं? बात की जाए यहाँ पर आरसी कार्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बदकिस्मती से कम होने में नहीं आ रहे। डीजी की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि यहाँ पर फर्द बदर या इंतकाल का जो भी मामला है वो विद इन एक वीक या चंद दिनों में दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक नहीं हो रहा। तो बात करने के लिए लीगल एडवाइज़र पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब, मुझे बताइएगा क्या मसला है, कब तक दुरुस्त हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई आपका। 2 इशू आपने अब रेज़ किए हैं, एक तो फर्द बदर वाला और एक आपका इशू है इंतकालात का। फ़र्द बदर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके मैं नोटिस में देता चलूँ कि वो अथॉरिटी की तरफ से या सेंटर की तरफ से लेट नहीं होता। फ़र्द बदर का तरीकाकार ये है कि जो रिकॉर्ड जो इंतकालात पटवारी ने पहले दर्ज किए थे, जब रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हुआ उस वक्त उसमें कोई गलती आ गई, उसकी हम फ़र्द बदर तैयार करवाते हैं। उसमें ये कानून की एक रिक्वायरमेंट है कि वो पटवारी उस पर रिपोर्ट करता है और वो खुद आके उसको रिकॉर्ड को स्कैन करवाता है या ठीक करवाता है। उसमें डेफिनेटली हमें पटवारी की तरफ से इशू आ रहे हैं और क्योंकि पटवारी से बहुत लेट कर देते हैं। पिछले 5-6 माह से तो वैसे ही पटवारी हड़ताल पे हैं, दफ्तर भी आपके नोटिस में है कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो जहाँ तक पटवार खाने का ये फ़र्द बदर का मामला है वो इंशाअल्लाह ताला डीजी साहब के भी हेड लिस्ट पे है, सेंटर के भी, हमारे भी। हम उसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो पटवारी अब रिकॉर्ड लेट करेगा या फ़र्द बदनी है उसके खिलाफ बाकायदा लिख के दिया जाएगा, लेकिन सेंटर के बहा पर फ़र्द बदर लेट नहीं है। दूसरा आपका इशू आपने हाईलाइट किया कि इंतकालात हैं, ये एक वाकई की जेन्युइन प्रॉब्लम है शहर का, इंतकाल लेट है। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंतकाल का तरीकाकार ये है कि जो सब रजिस्ट्रार बयान लेता है वो आके अंगूठा स्कैन करता है। अब शहरी को तकलीफ क्या हो रही है कि सब रजिस्ट्रार साहब ट्रांसफ़र हो गए, वो चले गए डेरा गाजी खां, वो चले गए मुल्तान, वो जाते जाते अपना कैम पेंडिंग कर गए, अंगूठा लगा के नहीं गए। उसमें लोग 3-3, 4-4 माह प्रॉब्लम, उसका फिर हाल अब अथॉरिटी ने ये किया है और विद इन वो शुरू भी हो गया है। भट्टी साहब जो सब रजिस्ट्रार सदर हैं वो काम शुरू कर दिया उन्होंने, और वो खुद ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और वो खुद ही उसको अब अंगूठा स्कैन करके इंतकाल, तकरीबन 1800 इंतकाल था जो कि भट्टी साहब ने अपना जो पेंडिंग था सारा क्लियर कर दिया। जो सब रजिस्ट्रार का पिछला इंतकाल है उस पर हम बार बार लेटर उस पर करवाना जारी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी हो जाएगा। एक
एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मैं आपके चैनल के दोस्तों से शहरियों के भी नोटिस में देता हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हैं, अब एक ड्यूटी है बतौर अच्छे शहरी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मटर एक मशहूर सब्जी है जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में खाई और पसंद भी की जाती है। आलू, गोश्त, चावल और कीमा में मटर ना हो तो इसका मज़ा फीका फीका लगता है। मटर एक मुनाफा बख्श फसल है। पूरे पाकिस्तान की तरह बुआना में भी अब मटर की काश्त अपने उरूज पर है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फखर दीवान भुट्टा। जी फखर दीवान, आगाह कीजिएगा। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਲੂ ਹੋਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਵਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तमाम ਅਜਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਮੀਆਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਟਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ बुआने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਫਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 25,000 ਫੀ ਏਕੜ। 2 ਬੋਰੀ DAP ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਖਾਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀ ਬੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-15,000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਦਫਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ DAP ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਆਈ, ਇਸ ਦਫਾ 7,000 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵੀਆਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਬਿਜਾਈ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਚੁਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕਦੀ ਫੀ ਤੋੜਾ 300 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 3,000 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫੀ ਏਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 60,000 ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ नहीं कि उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।